Ignited Minds Tutorials recently shared a video on human body and the organ system for Class 8 Maharashtra State Board syllabus. This educational piece aims to explain the different organ systems in our body, such as the respiratory, digestive, circulatory, nervous, and urinary systems. Through this article, learners can gain an in-depth understanding of the body's complex functions and how each system interconnects with one another. The respiratory system, for instance, allows us to breathe and take in oxygen, while the digestive system breaks down food and extracts nutrients. Meanwhile, the circulatory system ensures that blood flows through the body and transports oxygen to different body parts. Lastly, the urinary system helps filter waste and regulates fluid balance. Overall, the human body and the organ system is a fascinating topic that highlights the importance of taking care of our bodies, with valuable insights and comprehensive explanations provided by Ignited Minds Tutorials. Class 8 students can further enrich their knowledge about the complexities of the human body and organ system. Okay, so people, we were discussing about these things, life processes yesterday. ठीक है, तो हमने देखा कल कि हार्ट जो होता है वो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है. ठीक है, एंड वी हैव समथिंग एज कॉल्ड एज ब्लड. ठीक है, तो ब्लड का हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी बेसिकली ब्लड का स्ट्रक्चर और फंक्शन. ठीक है, सो हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूसली. हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, और इस हार्ट बीटिंग के साउंड को हम क्या बोलते हैं? देखो, लब डब साउंड. ठीक है, दिस इज नोन एज लब डब साउंड. आप अगर अपने दिल पे हाथ रखोगे तो एक धक 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 होता रहता है ना. तो ये बेसिकली आपका हार्ट बीट है. हार्ट बीट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू साउंड्स, लब एंड डब. ठीक है, सो लब डब साउंड इज द हार्ट बीटिंग साउंड. दिस इज द हार्ट बीटिंग साउंड. ठीक है, सो हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूसली. एंड व्हाई इज हार्ट बीटिंग कंटिन्यूसली? क्योंकि कंटिन्यूसली अब आप सोए रहेंगे तो भी आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप जागे रहेंगे तो भी आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप ऐसे ही बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो भी आपका हार्ट बीट कर रहा है. सो इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग. ठीक है, व्हाई इज इट अ कंटिन्यूअस थिंग पीपल? बिकॉज हार्ट इज कंटिन्यूअसली पंपिंग ब्लड. ठीक है, ये भाई साहब क्या ब्लड कर रहा है? इट इज बेसिकली कंटिन्यूअसली सप्लाइंग ब्लड. ये पंप कर रहा है ब्लड. हार्ट इज कंटिन्यूअसली पंपिंग ब्लड. और इस ब्लड में क्या होता है? दो चीजें होती हैं. क्या क्या? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. और ये दोनों ही चीजें सारे बॉडी में सेल्स को जरूरत होती है. बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. ठीक है, ठीक है, सारे बॉडी में भाई साहब आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है. सारे बॉडी के सेल्स को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आएगी कहां से? जब उनको ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. और ये ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स उन तक कौन लेकर जाएगा? ब्लड. ठीक है, ब्लड का दूसरा फंक्शन क्या है? तो ब्लड इज बेसिकली कैरिंग व्हाट? इट कैरीज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसे कैरी कर रहा है भाई साहब? वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? कल हमने देखा ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है. ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है. और क्या कैरी कर रहा है भाई साहब? इट कैरीज हॉर्मोन्स. इट कैरीज हॉर्मोन्स. और क्या कैरी कर रहा है भाई साहब? ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है. न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है भाई साहब? आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं. यू हैव बेसिकली कार्ब्स, यू हैव प्रोटीन्स. ठीक है, देन यू हैव बेसिकली फैट्स, देन यू हैव बेसिकली विटामिन्स. ठीक है, ये विटामिन्स हो गए. एंड देन यू विल हैव मिनरल्स. ये सारी चीजें होंगी भाई साहब. ठीक है, ये ब्लड कैरी कर रहा है, ये सारे तमाम चीजें. और क्या कैरी कर रहा है? ब्लड आपके वेस्ट को भी कैरी कर रहा है. ठीक है, सो आपके सेल्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी ब्लड कैरी कर रहा है. ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट. और ये कहां तक जा रहा है भाई साहब? किडनी. किडनी से फिल्टर आउट हो रहा है. ठीक है, सो हार्ट डेफिनेटली इज बीटिंग कंटिन्यूअसली. हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज बीटिंग कंटिन्यूअसली. ड्यू टू दिस, blood continuously circulates through blood vessels. There are two main types of blood vessels. Arteries. Blood vessels which carry the blood away from the heart are known as arteries. तो ये आपका भाई साहब हार्ट है, इसमें से ब्लड अवे जा रहा है. ठीक है, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर नोन एज आर्टरीज. ठीक है, क्या इधर उधर देख रहा है इतना तू?
ठीक है। ब्लड वेसल्स विच कैरी, तो आपके ब्लड वेसल्स किन टाइप के हैं? ब्लड वेसल्स आपके 3 टाइप के हैं। एक हो गया भाई साहब आपका आर्टरीज, ठीक है, द अदर वन इज वीन्स, एंड तीसरा हो गया भाई साहब आपका कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज हैं। आर्टरीज हम किनको बोलेंगे भाई साहब? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड, और ये कौन सा ब्लड होता है भाई साहब? दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच कैरी ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहां पे कैरी करते हैं? टू द हार्ट, ठीक है, टू द हार्ट। सो आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वीन्स आर व्हाट? वीन्स आर ब्लड वेसल्स, veins are blood vessels which carry deoxygenated blood, which carry deoxygenated blood from different body parts, to the heart, ठीक है, from different body parts to the heart, ठीक है। और कैपिलरीज क्या होते हैं भाई साहब? कैपिलरीज आर वेरी थिन मेम्ब्रेन्स। कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है, ठीक है। कैपिलरीज और सेल्स का भाई साहब एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है। किन चीजों का भाई साहब? कैपिलरीज से भाई साहब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स में जाते हैं। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स गो टू द सेल, और सेल से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स बेसिकली मूव ऑन टू द कैपिलरीज, ठीक है। हमारे वीन्स जो है वो सुपरफिशियल होता है, दिखता है, देखो वीन्स। आर्टरीज अंदर ही अंदर होते हैं। आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है, ठीक है। आर्टरीज हैव अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, दे हैव अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि हार्ट का पूरा प्रेशर इन पे आता है। हार्ट जब ऐसे पंप इन कर रहा है तो फटाक से ब्लड जा रहा है, और ब्लड अपने प्रेशर से जा रहा है। तो आर्टरीज में अगर कट हो जाता है, कभी अगर ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने आर्टरी पे कैंची चला दी तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आर्टरीज आर बेसिकली पाइप्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज एट अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ब्लड बहुत हाई प्रेशर में फ्लो हो रहा है। द ब्लड फ्लोज एट अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे हार्ट ने पंप किया ब्लड, और ये ब्लड पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है, ठीक है, आर्टरीज से, तो इनका प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इसीलिए आर्टरीज हैव हाई प्रेशर, तो इसका लिए इनका इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी इनकी ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा ऐसे हो सकते हैं, इलास्टिक स्ट्रेच इनका ज्यादा होता है। इलास्टिसिटी इज हाइयर फॉर आर्टरीज, ठीक है। वीन्स में क्या होता है? अभी सारे ब्लड में से भाई साहब, जब ब्लड जो है तो पूरे बॉडी में से होता हुआ अभी इसका ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अभी सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड में से निकलता जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा भाई साहब? डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। और साथ ही साथ ब्लड क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ब्लड अभी क्या हो गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है, यही ब्लड फिर से लंग्स में जाता है, और लंग्स में से फिर से ऑक्सीजन को उठाता है, और फिर से वापस हार्ट में आता है, फिर से वापस हार्ट इसको पंप करता है, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज हैपेंड, ठीक है। तो आपका भाई साहब पहला क्या है यहाँ पे? सो ये आपका हार्ट है, लेट्स से दिस इज बेसिकली द हार्ट, और हार्ट के आपके 4 चेंबर्स हैं, है ना। देयर आर 4 चेंबर्स टू इट। दिस विल बी नोन एज राइट ऑरिकल, ठीक है। दिस विल बी नोन एज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दिस विल बी नोन एज लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस विल बी नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से भाई साहब क्या हो रहा है? यहां से आपके पंप हो रहे हैं कहां पे? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में आपका ब्लड पंप हो रहा है। ये लंग्स से फिर से वापस ये हार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। दे आर स्टिल कमिंग बैक टू द हार्ट, और ये भाई साहब जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लंग्स से भाई साहब इधर आ रहे हैं, इधर से अरोटा जाता है, देखो अरोटा, ये पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो लंग्स में, सॉरी हार्ट में आता है ब्लड, ठीक है। हार्ट में जो ब्लड, हार्ट से जो ब्लड जा रहा है, ब्लड गोइंग अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड गोइंग अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड गोइंग अवे फ्रॉम हार्ट इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ ब्लड? इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस ब्लड गोज थ्रू आर्टरीज। और क्योंकि आर्टरीज डायरेक्टली आपके हार्ट के पंपिंग से जुड़ी हुई हैं, ये भाई साहब इलास्टिक होती हैं और थिक भी होती हैं, ठीक है। इलास्टिक है और दे आर थिक एज वेल, दे आर थिक एज वेल, ठीक है। सो दैट दे कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर, सो दैट दे कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर, ठीक है। दे कैन टॉलरेट द हाई प्रेशर।
ये भाई साहब हाई प्रेशर को टॉलरेट कर पाए। ठीक है, क्लियर है? ओके। और वीन्स में भाई साहब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंटर्स द हार्ट थ्रू वीन्स। वीन्स से आते हैं भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके। So except the one carrying blood towards lung, all carry oxygenated blood. Lungs, देखो हार्ट से ब्लड दो तरीके से जा रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो भाई साहब पूरे जिसमें जा रहा है, और एक जाता है लंग्स में। ठीक है, सो देयर सबके सब भाई साहब थिक होते हैं, दे आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी। ये आर्टरीज का लोकेशन अंदर होता है, अंदर इसलिए होता है ताकि कट ना जावे, क्योंकि कट जाएगा तो सारा ब्लड यहां से आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड द पर्सन विल डाई इन नो टाइम। ठीक है, so they are deeply located inside the body. Most of the times arteries are very deeply located inside the body, मतलब हमारे deep body में होता है ये arteries। ठीक है, and their walls are thick. Why are the walls thick? Thick walls can withstand high pressure. ठीक है, thick walls can withstand high pressure, और ज्यादा करके arteries में pressure ज्यादा होता है। ठीक है, withstand high pressure, and mostly the arteries are high pressure zones। ठीक है, The vessels do not have walls. इनमें भाई साहब वॉल्स नहीं होते, मतलब बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट वीन्स। वीन्स क्या होते हैं भाई साहब? वीन्स आपके जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर वीन्स पीपल? वीन्स आर वेसल्स कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आर्टरीज क्या हो गए? आर्टरीज कैरी blood from the heart to the various parts of the body, and veins carry blood from the various parts of the body to the heart. Veins carry कर रहे blood from various parts of the body to the heart, and arteries are carrying blood away from the heart to various parts of the body. ठीक है, arteries ज्यादा करके आपके thick होते हैं so that they can withstand the high pressure, and they are located deep inside the body. ठीक है, veins आपके thin होते हैं बिकॉज उनमें उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, एंड दे आर सुपरफिशियल। आप देख सकते हैं अपने बॉडीज में वीन्स को। ठीक है, दे आर सुपरफिशियल। ठीक है, ऑल वीन्स एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ज्यादा करके भाई साहब इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वीन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी। ठीक है, सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी मतलब आपको दिखता है। ठीक है, आर्टरीज आर डीप इनसाइड द बॉडी एंड वीन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी। ऊपर दिखता है क्योंकि इतने हाई प्रेशर में ब्लड को कैरी नहीं कर रहे हैं। Their walls are thin and hence are provided with walls। ठीक है, इन पे भाई साहब वॉल्स होते हैं। तो फटाफट से अगर हम आर्टरीज और वीन्स का बात कर ले भाई साहब, आर्टरीज एंड वीन्स। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स का बात कर लें भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर द प्राइमरी डिफरेंसेस? आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड अवे from the heart. So arteries are the ones which carry blood away from the heart. What are veins? Veins carry blood to the heart. To the heart. ठीक है, जनरली आर्टरीज में कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, except pulmonary artery which carries deoxygenated blood, from heart to lungs, ठीक है। आपका भाई साहब वीन्स की बात करें अगर हम, ठीक है, दे कैरी deoxygenated blood, except pulmonary veins, which carry oxygenated blood from lungs to heart,
विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्लियर है? ओके। और क्या डिफरेंसेस है भाई साहब? व्हाट आर द रिमेनिंग डिफरेंसेस? आर थिक टू withstand high pressure, are generally thick to withstand high pressure। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? are generally thin, are generally thin। ठीक है, they don't have to withstand high pressure, don't have to withstand high pressure, they are generally thin so don't have to withstand high pressure। इनको भाई साहब हाई प्रेशर झेलना नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका भाई साहब सुपरफिशियल लोकेशन होता है ज़्यादा करके। ठीक है, दे आर आर्टरीज का लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी, लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी। और इनका क्या हो जाएगा भाई साहब? लोकेटेड सुपरफिशियली, लोकेटेड सुपरफिशियली। ठीक है, सो ये आपके भाई साहब आर्टरीज और वीन्स के डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए इनको। आर्टरीज और वीन्स में हो गया भाई साहब। अभी विल टॉक अबाउट कैपिलरीज। ठीक है, तो ये आपके कैपिलरीज हैं और इन कैपिलरीज में से एक्सचेंज होता है ब्लड। ठीक है, तो देखो जो कैपिलरीज का रेड पार्ट है ना, वो आपका डिनोट कर रहा है क्या? ये आपका आर्टरीज हो गया और ये वीन हो गया। तो यहाँ पे आपका सेल होगा लेट्स से। ठीक है, इधर लेट्स से एक सेल है कोई, और इस सेल में से जितना भी वेस्ट होगा ये इसमें जाएगा कैपिलरी, और इसमें से भाई साहब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये सेल में जाएंगे। और इधर से जो आपका वेस्ट, ठीक है, सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें जाएगा। इसीलिए देखो ब्लड जो नीला दिखाता है ये आपका जो ब्लू में ब्लड का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट ब्लू बट इट इज़ बेसिकली दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमेशा आपके डायग्राम्स में जहाँ पे भी आपका ब्लड का रिप्रेजेंटेशन ब्लू में हुआ है तो दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वाला जो है भाई साहब आपका दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? तो ये आपका कैपिलरी है, बेसिकली अ सेल है। इस सेल में से, ठीक है, तो कैपिलरी ऐसे एकदम थिन मेम्ब्रेन वाला होता है, तो एक्सचेंज होता है। कैपिलरी से आपका प्राइमरीली एक्सचेंज होता है। सो ऑल एक्सचेंज हैपेंस, ठीक है, ऑल एक्सचेंज हैपेंस थ्रू कैपिलरीज, ऑल एक्सचेंज विल हैपन थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, ये आपके कैपिलरीज से भाई साहब सारा एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आपका ये समझ लो एक सेल है, इसमें आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इसमें जाएगा और इसमें भाई साहब कार्बन आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगा। ठीक है, सॉरी वाटर नहीं, आपका वेस्ट। So arteries gradually branch out with decrease in their diameter as they spread in the body and finally form fine hair-like vessels. यही fine hair-like vessels आपके क्या हैं? Capillaries. They are known as capillaries. Walls of capillaries are extremely thin. बहुत ही thin होते हैं capillaries, ठीक है? And make up of single layer of cells. Due to this, exchange of materials between capillaries and cells becomes easy. तो बहुत ही thin होते हैं और इसीलिए exchange होता है, आराम से exchange हो पाता है, ठीक है? So capillary walls जो है, they are capillary walls are extremely thin. Capillary walls are extremely thin and hence exchange can happen easily. Exchange can happen easily. Okay, capillary walls are extremely thin and hence exchange can happen easily. During the exchange, the oxygen, nutrients, hormones, vitamins, etc. are sent towards the cells. ठीक है, तो आपके ब्लड में, ये वाले ब्लड में ऑक्सीजन, फिर आपके हार्मोन्स, फिर आपके न्यूट्रिएंट्स, फिर आपके विटामिन्स, फिर आपके मिनरल्स, ये सब भाई साहब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ब्लड से जा रहे हैं भाई साहब सेल में। और सेल में से भाई साहब क्या हो जा रहा है? वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब इसमें आ जाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है। So capillaries unite together to form the vessels of more diameter known as veins. तो
आपके जो आर्टरीज होते हैं ये ब्रांच आउट हो जाते हैं किसमें, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, वीन्स। वीन्स में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका कोई वेस्ट नहीं होता है, आपका ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इन केस ऑफ अ हेल्दी पर्सन देयर आर 72 बीट्स ऑफ हार्ट पर मिनट। एक मिनट में आपका दिल 72 टाइम्स धड़केगा, ठीक है। इट विल बेसिकली बीट 72 टाइम्स। रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस, आपका हार्ट बीट इंक्रीज होगा ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज एंड इमोशंस, ठीक है। आपके इमोशंस के वजह से या फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से रेट ऑफ हार्ट बीट विल बेसिकली इंक्रीज। सिमिलरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इट डिक्रीजेस ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप। तो जब आप रेस्ट में हैं या स्लीप कर रहे हैं तो यू वुड नॉट नीड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसका वजह आपका हार्ट बीट जो है तो कम हो जाएगा, इट विल बेसिकली स्लो डाउन, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स इज मोर इन केस ऑफ इन्फेंट्स। जो बच्चे होते हैं उनका हार्ट बीट थोड़ा हाई होता है, ठीक है। इन्फेंट्स का हार्ट बीट इज हायर, इन्फेंट्स हैव higher heartbeats. Infants have higher heartbeats. Infants have higher heartbeats. Two types of sounds are heard during heartbeat. ठीक है, इसको हम भाई साहब लब डब साउंड बोलते हैं। The two types of sound that are heard during heartbeat are लब डब sound. Heart pumps about 75 millimeter of blood during each beat. हर एक बीट में भाई साहब 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप होता है, ठीक है, हर एक बीट में। ओके ओके ओके। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, तो आपका प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंगिंग इट बैक टुवर्ड्स द हार्ट इज नोन एज ब्लड सर्कुलेशन। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है, ब्लड का जो पंपिंग है टुवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंगिंग इट बैक टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो हार्ट जो पंप कर रहा है, ब्लड जा रहा है सबकी तरफ, सब बॉडी की तरफ, और फिर वापस जो हार्ट में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। सो एज टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन सर्कुलेशन, हार्ट ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। तो हार्ट भाई साहब एक बार रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूअस पंपिंग चालू है टिल द टाइम वी आर अलाइव, ठीक है। द हार्ट बीट्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, whether you are asleep, whether you are performing some activity or whether you are at rest, ठीक है, it will continuously beat. So heart beat आपका continuous होगा। Consecutive single contraction relaxation of heart constitutes a single heart beat. तो एक हार्ट बीट में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। मास्क पहन के आया कीजिएगा प्लीज। आई एम लेटिंग यू स्टे टुडे, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगर आपको कॉफ है, मुझे भी अगर कॉफ होगा तो मैं भाई साहब मास्क पहनूंगा। प्लीज आप दूसरे में मैं मत फैलाइए ना इस चीज को, कॉमन सेंस है यार ये। अगर आपको हुआ है तो प्लीज मास्क पहन के आइए भाई। कितनी बार मैं बोल चुका हूं इस चीज को। You don't have any rights to make the other person or other people infected. Blood is a red colored fluid material. तो आपका blood basically होता क्या है, एक red colored fluid material है। We all know it is a fluid connective tissue. हमारे body में भाई साहब बहुत सारे टाइप के tissues होते हैं। There are many tissues in our body and blood happens to be a fluid connective tissue. तो blood is what? Fluid connective tissue. देखिए connective क्यों है, fluid क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भाई साहब liquid है। फ्लूइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लड आपका है भाई साहब लिक्विड। कनेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट कनेक्ट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट कनेक्ट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी कनेक्ट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरी आउट कर रहा है और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वेस्ट को कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। सो और टिश्यू क्यों है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ओके, ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड। तो आपका भाई साहब रेड कलर्ड फ्लूइड मटेरियल है, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डीप रेड कलर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका डीप रेड कलर होता है, सॉल्टी स्टेट्स एंड उसका पीएच कितना होता है 7.4, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भाई साहब डीप रेड कलर होगा और सॉल्टी इन टेस्ट होगा, इसका पीएच होगा 7.4। पीएच मतलब आपका ये स्लाइटली बेसिक होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे भाई साहब स्लाइटली बेसिक। आपका जो बेसिक है, देखो आपका पीएच स्केल ऐसा होता है 0 से 7 और 7 से भाई साहब 14, ठीक है। 7 से जो भी ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक और 7 से जो भी नीचे होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक। तो द ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, 7.4 है, ठीक है। ओके,
ब्लड इज कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में भाई साहब क्या क्या है, प्लाज्मा इज पेल येलो क्लियर एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, कितना है भाई साहब आपका 90 to 92% इसमें वाटर है, 6 to 8% भाई साहब आपका प्रोटीन्स है, एंड 1 to 2% आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड अदर कंपोनेंट्स है, ठीक है। और क्या है भाई साहब इसमें एल्ब्यूमिन है, डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर ऑल ओवर द बॉडी, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है भाई साहब, इट डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर ऑल ओवर द बॉडी। ग्लोबुलिन्स ये भाई साहब क्या करते हैं भाई साहब, प्रोटेक्शन देते हैं। फाइब्रोनेजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड पीपल व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब आपका कहीं पे भी कट जाता है तो वहां से खून निकलने लगता है ना, लेकिन खून अपने आप बंद हो जाता है। आप डेटॉल लगाते हो, इसके वजह से खून नहीं बंद होता है, वो अपने आप बंद होता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, वहां पे एक मैश जाल सा बन जाता है एंड इट स्टॉप्स द ब्लड फ्रॉम ओजिंग आउट, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। सो फाइब्रोनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। आपके ब्लड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, कैल्शियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, दे कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द मसल्स एंड द नर्व्स, हमारे नर्व्स और मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा रहेगा जब आपको लूज मोशन होता है या तबीयत बहुत खराब होती होगी तो डॉक्टर आपको इलेक्ट्रल का पाउडर लेने बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रल का पाउडर क्या होता है भाई साहब, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये आयंस होंगे। अगर आयंस की कमी हो जाती है, हमारा बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा खराब हो गया है, तो जब आयंस की कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स और नर्व्स के रिस्पॉन्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं, ऐसा ना होवे इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ब्लड सेल्स की बात करें तो आपका क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसीज, इनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमारे बॉडी में इकलौते ऐसे सेल्स हैं आरबीसीज जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आरबीसीज डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, आरबीसीज डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, ये इकलौते ऐसे सेल्स हैं जिसमें भाई साहब न्यूक्लियस नहीं होता है। स्मॉल सर्कुलर ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड मतलब क्या है, ई न्यूक्लिएटेड मतलब होता है भाई साहब नो न्यूक्लियस, इनमें भाई साहब कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। दीज सेल्स अपीयर रेड ड्यू टू हेमोग्लोबिन, इनमें भाई साहब एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर होता है, दिस बेसिकली कैरीज ऑक्सीजन। तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है ये बाई कॉन्केव होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन डिसॉल्व्स इन द ब्लड ड्यू टू हेमोग्लोबिन। 50 to 60 lakh RBCs are present in each cubic millimeter of blood। तो अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड लेंगे, 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड, तो उसमें भाई साहब कितना आरबीसी प्रेजेंट होगा, 50 to 60 लाख आरबीसीज, ठीक है, 50 to 60 लाख आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड विल हैव 50 to 60 लाख ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, कहां पे प्रोड्यूस होते हैं भाई साहब, रेड बोन मैरो में। हमारा जो बोन्स होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं उस बोन के अंदर एक मैरो होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो बोलते हैं, और इसमें आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड लिव फॉर अबाउट 100 to 127 डेज, 3 महीने का लाइफ साइकिल है अप्रोक्सीमेटली, 3 मंथ्स का, ठीक है। तो 3 मंथ्स का लाइफ साइकिल है, मतलब 3 महीने बाद ये मर जाते हैं और नए आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। सो दे स्टे देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 100 to 127 डेज, दैट्स द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, ठीक है। ओके, व्हाइट ब्लड सेल किससे बने होते हैं, दीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस सेल्स। तो आपके भाई साहब लार्ज सेल्स हैं, न्यूक्लिएटेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और कलरलेस होते हैं। आप सबने अपना ब्लड रिपोर्ट कभी ना कभी करवाया होगा, है ना, कभी देखा है, कभी उसको समझने की कोशिश की है, किसी सबका कभी ना कभी तो ब्लड टेस्ट हुआ रहेगा ना, तो ब्लड रिपोर्ट आया रहेगा, देखा है उसको, पढ़ने की, जानने की, समझने की कोशिश की है। आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, दूसरा जगत में क्या चल रहा है उसको जाने दो, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई क्यूरियोसिटी नहीं हुई आज तक कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो जो पहला चीज डॉक्टर्स देखते हैं वो है आपका WBC काउंट। आपका WBC काउंट रोग के हिसाब से बढ़ता घटता है, ठीक है, क्योंकि WBC आर प्रेजेंट, ठीक है, 5000 से 10,000 WBCs प्रेजेंट होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड। जब इन्फेक्शन होता है तो ये फटाक से बढ़ जाता है, ये काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म है। जैसे जब अगर आपका इंडिया और पाकिस्तान में अगर वॉर हो रहा है तो आर्मी के लोग बढ़ जाएंगे, है ना, ज्यादा आर्मी डिप्लॉय होगी बॉर्डर्स में। तो वैसे ही जब लड़ाई चल रही होगी हमारे शरीर के अंदर, बिकॉज ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज और वायरसेस और बेसिकली आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब इसकी वजह से लड़ाई चल रही होगी तो
WBC का काउंट बढ़ जाएगा। 5 टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट। ये क्या क्या है भाई साहब, इनके नाम बेसोफिल्स, eosinophils, neutrophils, monocytes and lymphocytes. These are 5 types of WBCs. WBC हमारा फाइटिंग आर्मी है बेसिकली, और प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो। ये भी भाई साहब आपके रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं एज सोल्जर्स इन आवर बॉडी। जैसे मैंने आपको बोला, दे विल एक्ट एज सोल्जर्स अगेंस्ट डिजीजेस, अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड पैथोजेंस। ठीक है, फंक्शन क्या है? द सेल्स अटैक पैथोजेंस एंटरिंग आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोबियल डिजीजेस। ठीक है, ये पैथोजेंस को अटैक करते हैं और हमारे माइक्रोबियल डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। प्लेटलेट्स, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप। हमारे भाई साहब प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे कटे हुए जगहों से भाई साहब ब्लॉक करते हैं, खून को निकलने से बंद करते हैं। आपको क्या लगता है, अगर कहीं पे कट जाए और वहां पे आप डेटॉल लगा देते तो उससे खून रुक गया? नहीं, खून उससे नहीं रुकता है। खून इसलिए रुकता है क्योंकि आपके बॉडी में, ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, वो ऐसे जाली बना देते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक उस जगह पे, तो ब्लड निकल नहीं पाता है। कभी कभी आपको स्टिच की जरूरत पड़ती है। वाई वुड यू नीड स्टिचिंग? अगर कोई डीप कट हो गया तो देन यू वुड नीड स्टिचिंग। ठीक है, देन यू वुड नीड स्टिचिंग। अदरवाइज जनरली प्लेटलेट्स विल अवॉइड द ब्लड ओजिंग आउट फ्रॉम अ वुंडेड एरिया, दैट्स देयर फंक्शन। ठीक है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी प्लेटलेट्स प्रेजेंट? 2.5 to 4 lakh platelets are present in 1 millimeter cubic of blood. 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में 2.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, तो ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं ये। ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं मतलब ब्लड को बाहर आने नहीं देंगे फ्रॉम एन इंजरी साइट। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली प्लेटलेट्स। फंक्शंस ऑफ ब्लड, क्या क्या करता है भाई साहब ब्लड? ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है via blood from the lungs to cells in various parts and carbon dioxide from tissues to lungs. तो हमारे बॉडी पार्ट्स में से, सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो भाई साहब लंग्स, हार्ट तक पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इट कैरीज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ये कैरी करता है टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है भाई साहब? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स टेक अप बाय ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड ट्रांसपोर्ट टू ईच सेल। इससे आपकी होती है भाई साहब प्रोटीन्स की सिंथेसिस। ग्लूकोज से आपका मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके बर्निंग से मिलती है एनर्जी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, क्रेटिन एक्सेट्रा रिलीज बाय टिश्यूज इनटू ब्लड व्हिच कैरीज दोस टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। तो हमारे किडनी में जाकर वो फिल्टर आउट होता है, ब्लड से वो निकलता है। ठीक है, तो ये सब वेस्ट भी ब्लड कैरी करता है। प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड। ठीक है, हमारे वायरसेस के खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ और बैक्टीरियाज के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो ब्लड में बनती हैं। ठीक है, एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। जब आपका वैक्सीनेशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? आपके अंदर मरे हुए जर्म्स को डाला जा रहा है और आपका बॉडी नेचुरली अभी एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, तो जैसे एंटीबॉडीज बनाया और उसने सक्सेसफुली इसको डिफीट कर दिया तो अभी आपकी बॉडी की फॉर्मल ट्रेनिंग हो गई। अगर दूसरी बार भी यही वायरसेस आते हैं तो वो उसको पटक देगा। ठीक है, दैट्स हाउ एंटीबॉडीज आर। दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ देयर एक्शन। थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड at 37 डिग्री सेंटीग्रेड बाय वैसोडिलेशन एंड वैस्कोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो बॉडी टेम्परेचर को भी ब्लड मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा इन द बॉडी। इफ ब्लीडिंग अकर्स एट द इंजरी, प्लेटलेट्स एंड अ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजन ऑफ द ब्लड फॉर्म अ क्लॉट एंड सील द इंजरी। सो ये सब तमाम चीजें जो हैं वो ब्लड के फंक्शंस हैं। ठीक है, ये सब तमाम चीजें हैं आपके ब्लड के फंक्शंस। ओके, आपके देखो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आपको मालूम होगा, आपका ब्लड ग्रुप मालूम है क्या है? सबको अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। आपके आई कार्ड में भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं। टाइम है यार, यहाँ पे सामने मत खड़े रहिए प्लीज, जाइए, टाइम है ना अभी, टाइम है ना अभी। हाँ, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, depending upon the proteins like antigens and antibodies, different blood groups are formed. There are 4 major blood groups. क्या क्या है भाई साहब आपके? A, B, AB and O. Besides there are 2 types, RH negative and RH positive. ठीक है, तो आपके ब्लड ग्रुप्स क्या हैं? A, B, AB and O, ये आपके ब्लड ग्रुप्स हो गए, और 2 होते हैं आपके RH positive and RH negative. ठीक है, thus in all 8 blood groups are formed. ठीक है, आपके 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाएंगे
ए बी एंड ओ, ठीक है, ये हो गया 4, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो कितने हो गए? 8, है ना। ए का भाई साहब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बी का भाई साहब RH पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी का भाई साहब पॉजिटिव नेगेटिव, और आपका O का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कितने हो गए भाई साहब आपके? 8, ठीक है। ब्लड डोनेशन, इफ अ पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, ब्लीडिंग अकर्स थ्रू वुंड्स, मेनी टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी ड्यूरिंग द सर्जिकल ऑपरेशन। कभी कभी भाई साहब एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो भी ब्लड रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी सर्जरी होती है तो भी ब्लड रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिमिलरली ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड इन केस ऑफ पेशेंट्स ऑफ एनीमिया। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड लॉस होता है, जैसे एनीमिया, थैलेसेमिया, कैंसर, ठीक है। ये सब पेशेंट्स को भी रेगुलरली, जैसे जिसको ब्लड कैंसर है उसका पूरा ब्लड निकाला जाता है और नया ब्लड डाला जाता है, फिर से पूरा कैंसर हो गया, फिर से ब्लड निकाला जाता है, फिर से ब्लड डाला जाता है, ठीक है। सो टू कॉम्पनसेट द ब्लड शॉर्टेज इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब आपके बॉडी में ब्लड का शॉर्टेज होता है फॉर वेरियस रीजंस, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का ऑपरेशन हो गया हो, कोई थैलेसेमिया से गुजर रहा हो, कोई भाई साहब कैंसर हो गया हो, तो जब ब्लड को निकाला जाता है तो ब्लड को पंप इन किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ पंपिंग इन ब्लड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज ट्रांसफ्यूजन। ब्लड बैंक्स होते हैं, ब्लड इज कलेक्टेड इन ब्लड बैंक्स बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम हेल्दी पर्सन्स एंड सप्लाइड टू द नीडफुल पर्सन्स। If the collected blood is not to be used immediately, it can be stored for some days in refrigerator. तो ब्लड बैंक्स होते हैं जहां पे भाई साहब आप इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। ब्लड डोनर, पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज रेफर्ड टू एज ब्लड डोनर, ठीक है। ब्लड रेसिपिएंट, पर्सन हु रिसीव द ब्लड इज रेफर्ड एज रेसिपिएंट, इसको हम बोलते हैं भाई साहब रेसिपिएंट। पर्सन हु रिसीव द ब्लड इज नोन एज ब्लड रेसिपिएंट। एक ब्लड डोनर होता है और एक ब्लड रेसिपिएंट होता है, ठीक है। पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग other blood group, whereas the person with AB can receive blood from the person with any other blood group. तो इसीलिए हम O को क्या बोलते हैं? O को बोलते हैं भाई साहब यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या? यूनिवर्सल डोनर A वाले को भी दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, B वाले को भी, AB वाले को भी दे सकता है, और O को तो दे ही सकता है, ठीक है। तो ही इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। इसी तरह से जिसका भाई साहब AB ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, मतलब वो A वाले से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, B वाले से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, और AB वाले से भी एक्सेप्ट कर सकता है, और O से भी एक्सेप्ट कर सकता है। जनरली जिसका ब्लड ग्रुप A है वो B वाले को ब्लड नहीं डोनेट कर सकता, जिसका ब्लड ग्रुप B है वो A वाले को नहीं दे सकता, ठीक है। क्लियर है? सो O इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर एंड द पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके हेरिडिटरी होते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है, फैमिली के ऊपर रिलेट करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स आर हेरिडिटरी, मतलब आपके फैमिली रिलेटेड हो, डिपेंड्स अपॉन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर द ब्लड ग्रुप्स आर मैचिंग। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी का तभी होता है जब एक बार साबित हो गया हो कि आपके ब्लड ग्रुप्स मैच कर रहे हैं। इफ इट इज डन विदाउट मैचिंग इट मे प्रूव फेटल फॉर द पेशेंट। तो कभी भी ऑपरेशन के पहले ब्लड ग्रुप्स को मैच करके ब्लड ट्रांसपोज किया जाता है। ए वाले को बी नहीं दे सकते, बी वाले को ए नहीं दे सकते, इंसान मर सकता है उसमें, ठीक है, फेटल हो सकता है। पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड मे बी रेसिपिएंट इन फ्यूचर। ब्लड डोनेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज लाइफ सेविंग। ब्लड इज रिक्वायर्ड इन वेरियस सिचुएशंस लाइक एक्सीडेंट्स, ब्लीडिंग, पार्चुरेशन, सर्जिकल ऑपरेशंस एक्सेट्रा। इसमें ब्लड लगता है, इसलिए सबको नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करना चाहिए। 3-4 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन वी शुड बी डूइंग। Blood donated by a healthy person is used to save the life of a needful person. Hence, blood donation is considered as the best donation. ठीक है। ब्लड प्रेशर, अभी अगर आप देखोगे ब्लड इज कंटिन्यूसली, आपने सुना रहेगा भाई साहब हाई ब्लड प्रेशर हो गया या लो ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। ब्लड कंटिन्यूसली हमारे ब्लड वेसल से जा रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सिंग ऑफ द हार्ट। तो आपका भाई साहब देखो ऐसे जा रहा है, हार्ट पंप कर रहा है फिर छोड़ा, पंप कर रहा है छोड़ा, तो आपकी जितनी भी आर्टरीज और वीन्स हैं ये भी भाई साहब एक्सपैंड हो रही है, रिलैक्स हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, रिलैक्स हो रही है, ठीक है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज एंड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका भाई साहब ऐसा एक्सपैंड होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, आर्टरीज में। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका नर्स चेक करता है ऐसा, राइट। व्हाट इज ही एक्चुअली चेकिंग? ही इज चेकिंग योर हार्ट बीट और रादर द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंपिंग इन, ठीक है। Proper blood pressure is necessary to supply the blood in all parts of the body. Pressure recorded during the contraction of heart is called systolic pressure.
आपने अगर किसी को भी अपना प्रेशर रिकॉर्ड करते देखा होगा तो दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द वन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपका भाई साहब 120/80, मतलब आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो 120 और डायस्टोलिक प्रेशर हो भाई साहब आपका 80, ये नॉर्मल है। और ये ज्यादा करके 120 से 139 तक जा सकता है, 80 से 89 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ये 80 से कम हो गया तो प्रॉब्लम है, अगर ये भाई साहब 130-40 से ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है, तो प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेज होते हैं तो फिर प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट विल बेसिकली कॉल फॉर कंट्रोलिंग द प्रेशर। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइगैनोमीटर। तो आपका भाई साहब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन जो डिजीज होता है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ डिजीज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल is referred to as hypertension. In arteries of the person with hypertension, unnecessary tension develops. तो भाई साहब टेंशन डेवलप होगा, heart needs to perform more function than the normal condition in case of hypertension. ठीक है, तो भाई साहब हाइपरटेंशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, देखो कैसा होता है, जैसे समझ लो ये कोई आर्टरी है, अभी हम दबा के खा रहे हैं भाई साहब, कोलेस्ट्रॉल वगैरह खा रहे हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल ब्लड में अब्सॉर्ब होता है और वो डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, डिपॉजिट होने लगता है, ये कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली, समझ लीजिए, दैट बेसिकली स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग। तो इस पाइप में कचरा जमा होने लगेगा, जब पाइप में कचरा जमा होने लगेगा तब पानी को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके पानी जाएगा। तो आपके आर्टरीज में जब कचरा जमा होने लगेगा तब आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जब हम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे आर्टरीज में। तो आर्टरीज का जो डायमीटर है वो छोटा होने लगता है, कचरा जमा हो रहा है ना। तो अभी इस कचरे को, अभी ब्लड को तो पंप करना है, ब्लड तो इसी में से जाएगा, तो इसको पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, और हार्ट को जब ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, दिस फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हार्ट नीड्स टू परफॉर्म मोर फंक्शन देन द नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स आर हाई इन हाइपरटेंशन। तो आपने देखा भाई साहब, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इतनी होनी चाहिए, अगर वेरिएशन हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है, इससे ज्यादा अगर गया तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, इमीडिएटली आपको प्रेशर डोजेस मिलने चाहिए डॉक्टर से। ठीक है, ब्लड प्रोडक्शन अकर्स कंटिन्यूअसली इन आवर बॉडी, हमेशा होता रहता है। अबाउट 350 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन ड्यूरिंग डोनेशन, एज आवर बॉडी रिस्टोर्स द फ्लूइड इन इट विद इन 24 आवर्स। अगर आपने भाई साहब खून दान किया, रक्तदान किया, सो यू कैन डोनेट बेसिकली 350 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, और ये आपका बॉडी 24 घंटे में तैयार कर देता है। ठीक है, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन कैन नॉट डोनेट ब्लड, ये लोग आपका ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि इनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज नो ट्रबल ड्यूरिंग और आफ्टर ब्लड डोनेशन। 1 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। आपने देखा होगा बस स्टॉप पे, ऑफिस में और आपके हॉस्पिटल्स में ब्लड डोनेशन कैंप्स चलते हैं। ठीक है, ट्रेन के स्टेशन में, तो वहां पे आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। हेल्दी पर्सन ऑफ एज मोर देन 18 ईयर्स कैन डोनेट ब्लड फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स अ ईयर। 3 से 4 बार आप भाई साहब ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 90 से 119 ज्यादा करके। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब रिलैक्सेशन प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स हो रहा हो तो 60 से 79। प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन का सिम्टम्स चालू हो गया है हाई ब्लड प्रेशर का, अगर इलाज नहीं किया गया तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। 120 से 139 जब हो गया हो, ठीक है, एंड 80 to 89। किसी के घर में ब्लड प्रेशर मशीन है, आज की तारीख में कोई भी मंगा सकता है, 150-200 रुपए में आ जाता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है बेसिकली हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाइपरटेंशन स्टेज 1 140 to 149, यहाँ पे भाई साहब आपका डॉक्टर का इलाज चालू हो जाएगा, अदरवाइज किसी इंसान को पैरालिसिस तक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। 90 to 99 मिलीमीटर। हाइपरटेंशन स्टेज 2 ग्रेटर देन 160 मिलीमीटर, आपका क्या हो गया है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब अभी हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता है, इसका हार्ट का प्रेशर बढ़ गया है अभी, इट हैज इंक्रीज्ड बाय अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, ओके, ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स were discovered by Carl Landsteiner in 1900, he won the Nobel Prize। इन्होंने भाई साहब डिस्कवर किया था ये सब ब्लड ग्रुप्स।
एंड हेमेटोलॉजी क्या होती है? बेसिकली ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, हेमेटोपिक ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीजेस कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो आपका जब ब्लड रिलेटेड सारी चीजों को आप पढ़ते हैं उस साइंस को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। रिसर्च एंड डायग्नोसिस एंड रेमेडीज ऑफ ब्लड डिजीजेस आल्सो परफॉर्म्ड इन दिस ब्रांच। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स दिस चैप्टर पीपल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्ट्स आपका। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। तो आपके भाई साहब अलग अलग ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में होते हैं आर वर्किंग इन ग्रुप्स so as to smoothly carry out various life processes. These life processes takes place in various steps. अलग अलग steps में भाई साहब ये life processes होते हैं। Specific organs carry out specific steps. अलग अलग organs का अलग अलग steps हैं, ठीक है। Group of organs working together to perform a specific function is called a organ system. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखो हमारा बॉडी किससे बना होता है? सेल्स, ठीक है। इन सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ऑर्गन्स के ग्रुप को हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। दिस इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये साइकिल चलता है भाई साहब आपका, ठीक है। सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप को हम बोलते हैं भाई साहब ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप्स को बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, मस्कुलर एक्सेट्रा आर फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा सब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भाई साहब हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो होता है भाई साहब इससे। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड इट्स एक्टिविटीज, दैट इज बेसिकली नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हमारा वेस्ट का बाहर जाना, ठीक है। सो द एक्सक्रीशन ऑफ आवर वेस्ट इज बेसिकली कंसर्न विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो आपके सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, a group of tissues is known as organ, a group of organs is known as the organ system and a group of organ system is known as the organism. आयुष उसको बंद कर देना भाई प्लीज, थैंक यू, ठीक है। तो आपके वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स है हमारे बॉडी में और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग सेल्स और अलग अलग टिश्यूज से बने हुए हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। ओके, सो एनर्जी, इन सब को भाई साहब ड्रॉ करने के लिए हमको क्या लगता है भाई साहब? एनर्जी। एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सो सबसे बड़ा जितना भी आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑल लाइफ प्रोसेसेस टू फंक्शन प्रॉपरली द प्राइमरी रिक्वायरमेंट विल बी दैट ऑफ एनर्जी। सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है तो एक एनर्जी से चलेंगे। एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन अकर्स विद इन द सेल्स। तो इसके आपके भाई साहब सेल्स होते हैं और इस सेल्स में होता है भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल्स के अंदर होता है एक टाइप का बॉडी जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब प्राइमरली आपके लिए क्या मैन्युफैक्चर करता है? एनर्जी मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। सो ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू मैन्युफैक्चर एनर्जी। कोई भी काम बिना एनर्जी के नहीं होने वाला, ठीक है। सो एनर्जी इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी। सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में ऑपरेट होने के लिए भाई साहब हर एक का we would need energy, we would need energy. Energy production occurs within the cells, ये भाई साहब within the cells occur होगा। Cells need the supply of soluble nutrients and oxygen for this purpose. अभी ये जो cells हैं ये इनको cells को continuously क्या चाहिए भाई साहब? ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स तब जाकर ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमको कहां से मिलता है? रेस्पिरेशन से, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमको कहां से मिलते हैं? डाइजेशन से। एक्चुअली में ये न्यूट्रिएंट्स में जो प्राइमरी चीज है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स के बर्निंग से
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जब बर्न होते हैं, दे बर्न एज अ फ्यूल, दे बर्न एज अ फ्यूल, दे बर्न एज अ फ्यूल, और ये भाई साहब क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट्स विच बर्न एज अ फ्यूल विल प्रोड्यूस एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस सप्लाई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी। अभी देखो रेस्पिरेटरी आपका क्या रिक्वायरमेंट है भाई साहब? देखो सेल्स में, सेल्स को क्या रिक्वायरमेंट है बच्चा बॉडी? सेल्स को चाहिए भाई साहब ऑक्सीजन, और सेल्स को चाहिए भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहां से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर अब्सॉर्ब्ड एज न्यूट्रिएंट्स। ये अब्सॉर्ब होते हैं कैसे? न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। ठीक है, फ्रॉम द फूड इनटेक, हम जो फूड लेते हैं उससे भाई साहब हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो देखो किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए रहता है ना? गाड़ी में तेल नहीं होगी तो भाई साहब गाड़ी नहीं चलेगा, अनटिल अनलेस इट्स एन इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, और एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप का फ्यूल है। ठीक है, तो गाड़ी को चलाने के लिए भाई साहब चाहिए फ्यूल। हमारे बॉडी में सारे सेल्स को चलाने के लिए चाहिए फ्यूल, और हमारे लिए फ्यूल क्या है भाई साहब? हमारे लिए फ्यूल है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारा फ्यूल, लेकिन फ्यूल को हमको बर्न कराना पड़ेगा। आप मैडम हर बार टेस्ट के टाइम पे एब्सेंट होती हैं, आई हैव नोटिस्ड इट। ठीक है, आपके जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनको इग्नाइट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूल देखिए जैसे आपका समझ लो गैस का चूल्हा है, उसमें से गैस निकल रहा है, आपने अभी तक माचिस नहीं जलाया है, तो क्या खाना पक जाएगा? क्या आग लगेगी? आग नहीं लगेगी ना भाई साहब, गैस निकल रहा है। एक्सीडेंट वाइज आग लगाने का नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन गैस में से सिर्फ अगर गैस निकलता रहेगा तो क्या खाना पक जाएगा? नहीं पकेगा। तो गैस में से जो गैस निकल रहा है उसको जलाना जरूरी है, इसको हम बोलते हैं इग्नाइट। ठीक है, हम इसको इग्नाइट करेंगे तब जाकर वो जलेगा। तो इसीलिए फ्यूल का होना ही सब कुछ नहीं होता है, फ्यूल को इग्नाइट भी करना पड़ता है, और फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए लगता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में रेस्पिरेशन या इनहेलेशन से जा रहा है। समझ में आ रहा है? हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। व्हाई कांट वी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? बिकॉज दिस ऑक्सीजन बेसिकली ट्रेवल्स टू आवर ब्लड। हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, दिस ऑक्सीजन बेसिकली ट्रेवल्स टू आवर ब्लड। हमारा ऑक्सीजन भाई साहब कहां पे जाता है? हमारा ऑक्सीजन जाता है आपके लंग्स में, और इस लंग से भाई साहब किस में जा रहा है? ब्लड में। फ्रॉम द लंग्स इट इज एक्चुअली गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड, और वहां से ये अब्सॉर्ब होता है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो सेल्स आपके भाई साहब क्या हैं? सेल्स क्या अब्सॉर्ब कर रहे हैं? ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहे हैं भाई साहब? कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या है? न्यूट्रिएंट्स एंड फूड, और ये हो गया आपका फ्यूल। ठीक है, सो दीज आर कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। आपका इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन? एयर इज टेकन इन। ठीक है, तो आपका भाई साहब एयर इज टेकन इन थ्रू नोज एंड सेंट टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू ट्रैकिया। तो हम एयर को लेते हैं कहां से? नोज से, और ये हमारे विंड पाइप से जाता है कहां पे? लंग्स पे। ठीक है, एयर आपका, एयर का इनलेट क्या है? एयर का इनलेट सोर्स है, एयर का भाई साहब आपका इनलेट सोर्स इज नोज। ठीक है, दैट इज वेयर इट एंटर्स आवर बॉडी थ्रू। ठीक है, एयर का इनलेट सोर्स हो गया आपका नोज, इज टेकन इन टू द नोज एंड सेंट टुवर्ड्स द लंग। ये एयर को हम कहां पे डालते हैं भाई साहब? लंग्स में। ठीक है, कैसे जाता है भाई साहब? ये ट्रैकिया से, ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया और विंड पाइप। ठीक है, सो एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन क्या होता है भाई साहब? एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड। ये जो ऑक्सीजन हमने लिया हुआ है, ठीक है, इट गोज इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर बेसिकली गोज इनटू द ब्लड। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, तो ब्लड भाई साहब क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, द एयर इज गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन, और इससे हम एयर को भाई साहब निकाल देते हैं। बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस अकरिंग विद द हेल्प ऑफ द लंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स हैं। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है भाई साहब इंटरनल, दूसरा है आपका एक्सटर्नल। आयुष उसको खोल लेना। रेस्पिरेशन के आपके 2 पार्ट्स है पीपल। ठीक है, रेस्पिरेशन हैज गॉट 2 पार्ट्स। रेस्पिरेशन वन पार्ट इज बेसिकली आपका इंटरनल, द अदर पार्ट इज एक्सटर्नल। तो रेस्पिरेशन भाई साहब आपका 2 पार्ट्स का है, वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब आपका ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ठीक है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ये जो होता है भाई साहब आपका, इसको ही हम बोलते हैं, ब्रीदिंग इन को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? इनहेलेशन। दिस इज नोन एज इनहेलेशन,
और ब्रीदिंग आउट को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग आउट को हम बोलेंगे एक्सहेलेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो आपके रेस्पिरेशन का, ठीक है, आपका भाई साहब जो रेस्पिरेशन है उसका ये पार्ट हो गया, दिस इज बेसिकली अ पार्ट, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो गया। अरे यार क्या हो गया, सो रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो गया इंटरनल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपका ब्रीद इन और ब्रीद आउट होगा। अभी इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा भाई साहब, ये जो ऑक्सीजन आपने लिया हुआ है और जो फूड आपने कंज्यूम किया हुआ है इसका भाई साहब बर्न आउट होगा, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, द फूड विच इज अ फ्यूल, फूड हमारे लिए भाई साहब फ्यूल की तरह है, ठीक है, इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमको कहां से मिला है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से, ठीक है, ये ऑक्सीजन हमको भाई साहब कहां से मिला हुआ है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से। सो द फूड विच इज प्रेजेंट एज अ फ्यूल इज बर्न्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी फूड अगर हम देख लो, जैसे जैसे लेते हैं हम, जैसे आपका C6H12O6 ये हो गया आपका फूड, बेसिकली ग्लूकोज है, इसका भाई साहब बर्न आउट होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो ये हो गया आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये हो गया आपका भाई साहब ग्लूकोज, ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। दिस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। सो आपका एक हो गया भाई साहब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया भाई साहब आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। सो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। Okay, internal respiration, exchange of gases between cells and tissue fluid is called internal respiration। तो आप देखो यहाँ पे आपका समझ लो कोई सेल है, ठीक है, इसमें आपके गैसेस जा रहे हैं, कौन कौन से गैसेस जा रहे हैं भाई साहब, ऑक्सीजन जा रहा है प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली भाई साहब आपका क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन जा रहा है और भाई साहब क्या निकल रहा है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अरे यार ये इंस्टॉलमेंट में लोग आते रहे, ठीक है। सो आपके रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हो गए पीपल, देयर आर टू पार्ट्स टू रेस्पिरेशन, एक हो गया आपका इंटरनल और एक हो गया आपका एक्सटर्नल। तो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सेल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द सेल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द सेल, ठीक है। अभी समझ लो कोई सेल है आपका, इस सेल में ऑक्सीजन का आना होता है भाई साहब, दिस इज हाउ द ऑक्सीजन एंटर्स, और इसी सेल से भाई साहब आपका क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भाई साहब आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, आर वी क्लियर। सो इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया भाई साहब आपका एक्सटर्नल, दूसरा हो गया भाई साहब आपका इंटरनल। ब्रीदिंग इन आपका और ब्रीदिंग आउट जो है आपका इनहेलेशन हो गया, ब्रीदिंग आउट को हम क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल, हम समझ में आता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड, ठीक है। तो आपका भाई साहब हो क्या रहा है, यहां पे देखो, समझो कोई सेल है, लेट्स से ये एक सेल है, इस सेल में क्या होगा भाई साहब, इसमें से ना ऐसे ब्लड कैपिलरीज जाएंगे, देखो ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ऐसे ब्लड कैपिलरीज भाई साहब सेल को घेर कर रखेंगे, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरी में क्या होगा भाई साहब, ऑक्सीजन है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ये ऑक्सीजन आया है हमारे अंदर, ठीक है, इसमें से ये ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर होगा, हर सेल की यही कहानी है, ठीक है। और इस सेल में मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुआ रहेगा, जिसके अंदर भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, ठीक है। तो सेल का आप अगर देखोगे, सेल में होता क्या है, C6H12O6 विच इज ग्लूकोज प्लस 6O2, या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी होती है ना, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये भाई साहब जाएगा भाई साहब कहां, दिस CO2 विल बेसिकली गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये CO2 भाई साहब कहां जाएगा भाई साहब, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा,
और यही हम एग्जॉस्ट करेंगे, ठीक है, वी विल एक्सपेल दिस आउट। इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना होता है, गोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। Going out of carbon dioxide is known as exhalation. Coming in of oxygen and getting absorbed from blood is known as inhalation. ठीक है, तो आपका भाई साहब inhalation और exhalation, तो ये हो गया भाई साहब आपका internal respiration। अभी हम आते हैं भाई साहब cellular respiration पे, ठीक है। cellular respiration क्या होता है, dissolved neutrons like glucose are slowly burnt or oxidized with the help of oxygen and energy is released in the form of ATP। तो आपको जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे ये हो गया C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन आ रहा है आपके ब्लड से, यहां पे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी जो है एटीपी में बनती है। एटीपी क्या होता है भाई साहब, इसको इक्वेशन को आपको याद रखना है, दैट इज 38 एटीपी बनता है एक प्रोसेस में। ये होता है आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज नोन एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई साहब, यहां पे आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। सो आपका भाई साहब रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली रेस्पिरेशन। इसको भाई साहब हमने डिवाइड किया है किसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल में, ठीक है। इसका भाई साहब आपका हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दो पार्ट्स हो गए भाई साहब आपका, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का दो पार्ट हो गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल में भाई साहब होगा आपका सेल्स का रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब आपका टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक हो गया भाई साहब आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, सॉरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, सॉरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में भाई साहब होगा आपका दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया भाई साहब आपका क्या, इनहिलेशन, ठीक है, इसका एक पार्ट हो गया भाई साहब इनहिलेशन, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन, ठीक है। सो एक पार्ट इसका हो गया भाई साहब इनहिलेशन, और दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्सहेलेशन। द अदर पार्ट इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होता है भाई साहब आपका, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि कुछ लोग नोट कर रहे हैं, आप लोग क्या नवाब हैं, हाँ, ये ऐसे मुंह उठाए चले आए, breathing out of carbon dioxide, so this is breathing out of carbon dioxide, ठीक है। आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया ये, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है भाई साहब, इंटरनल रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब आपका भाई साहब एक पार्ट हो जाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सो वन पार्ट इज बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सेल्स के लेवल पे होता है, ठीक है। और एक भाई साहब जो होता है ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड द टिश्यू फ्लूइड। तो आपका भाई साहब यहां पे ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो द कमिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है भाई साहब, ब्लड से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पे जा रहा है, ब्लड में, ठीक है। सो फ्रॉम द ब्लड द ऑक्सीजन कम्स इनटू द सेल्स, ठीक है, फ्रॉम ब्लड ऑक्सीजन कम्स इनटू सेल्स, एंड फ्रॉम सेल्स ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड। ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है भाई साहब, सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, लेट्स से आपका ग्लूकोज है C6H12O6, दिस इज बेसिकली व्हाट, ग्लूकोज प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा 6CO2
प्लस 6H2O प्लस आपका एनर्जी दैट इज 38 ATP। ठीक है, ये आपका भाई साहब एनर्जी करेंसी है, ये आपका एनर्जी है। एटीपी जो है आपका एनर्जी करेंसी है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है पूरा प्रोसेस भाई साहब रेस्पिरेशन का? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का भाई साहब फुल फॉर्म है एडेनोसाइन, दिस इज नोन एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज नोन एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझ में ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये हो गया भाई साहब आपके रेस्पिरेशन की कहानी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर लाइफ प्रोसेस। तो आप देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिंस विद द नोज। तो ये भाई साहब नाक से चालू होता है। ठीक है, एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ एयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। अपने अपने नाकों में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको दो चीजें निकलेंगी, एक तो फ्लूइड निकलेगा, एक फ्लूइड सा निकलेगा, भीग जाएगा भाई साहब आपका उंगली, और दूसरा क्या होगा, यू कैन सी दैट देयर इज हेयर इनसाइड योर नोज। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज टू थिंग्स? सर्दी के टाइम पे आपको वो ज्यादा सर्दी क्यों निकलती है, आपका नाक पूरा पूरा भीगा हुआ रहता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है? एक चिपकीलिया सा चीज है। ठीक है, ये म्यूकस क्या करता है, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी इनको चिपका लेता है अपने साथ, चिपक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, म्यूकस देखो चिपका हुआ सा चीज है, एक गोंद की तरह होता है ये। ठीक है, एक फेविकॉल की तरह होता है, ये चिपक जाता है। तो जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं इसमें काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपको लंग्स में जाकर हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, सो द एयर दैट यू ब्रीथ इन, the dust particles that are there or the harmful substances that are there, they are absorbed by the mucus as well as the hair। तो जो nose hair होता है और जो mucus होता है ये इन impurities को डिसॉल्व अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो respiratory system and respiration begins with the nose। तो nose आपका starting point है, nose is basically what the starting point of respiration। ठीक है, nose आपका हो जाएगा starting point of respiration। pharynx होता है भाई साहब, ये pharynx है, let's say ये आपका pharynx है, यहां से जा रहा है ये फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरिंक्स। तो आपका फूड पाइप एज वेल एज द विंड पाइप बोथ ओरिजिनेट इन द फेरिंक्स। ये फेरिंक्स है, यहां से आपका एक फूड पाइप जा रहा है जहां से खाना जाता है और एक आपका विंड पाइप जा रहा है। सो दिस इज द फेरिंक्स पार्ट, ये आपका फेरिंक्स है। ठीक है, यहां से आपका एक जा रहा है भाई साहब विंड पाइप और एक जा रहा है भाई साहब आपका फूड पाइप। ठीक है, अक्सर आपने देखा रहेगा कि आपको बोला जाता है कि खाते वक्त बात मत कीजिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि कभी कभी आपको वो खांसी आ जाती है बहुत जोर से, ऐसा कुछ अटक गया, चोकअप हो गया है ना। क्यों होता है? जब आप बात करते हैं तो ये फूड पाइप का जो आउटलेट है वो खुल जाता है, एक्चुअली विंड पाइप का आउटलेट खुल जाता है। जब आप बात करें तो यू पुशिंग आउट एयर, और फूड पाइप का आउटलेट अभी खुला हुआ है क्योंकि आप खाना खा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कभी कभी आपका खाना फूड पाइप में ना जाकर विंड पाइप में आ जाता है, क्योंकि दोनों भी ढक्कन खुल गए हैं। अभी समझ में आ रहा है? जब आप बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर गशिंग आउट एयर, द wind pipe has opened up, and where you are consuming food, the food pipe has opened up। दोनों भी ओपन कंडीशन में है। तो फूड कभी कभी क्या होता है, ये जॉइंट में है ना दोनों, तो यहां ना जाकर इधर चला जाता है और तब आपके अंदर चोकअप होता है। इसीलिए खाना खाने के टाइम पे बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट बी टॉकिंग व्हेन यू आर कंज्यूमिंग फूड, एज मच एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है, विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप, देयर इज अ लिड एट द बिगिनिंग ऑफ विंड पाइप। लिड होता है भाई साहब, ऐसा लिड मतलब ये खुलता है ऐसे। ठीक है, this lid closes the wind pipe during the passing of food into food pipe and then normally prevents the entry of food particles into the wood pipe। ज्यादा करके आपका भाई साहब ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। ठीक है, अदरवाइज विंड पाइप रिमेन्स ओपन। ज्यादा करके विंड पाइप आपका ओपन ही रहता है। ठीक है, फूड पाइप आपका क्लोज रहता है, लेकिन विंड पाइप आपका ओपन ही रहता है। तो कभी कभी भाई साहब जब आप खाना खाते वक्त काम बात कर रहे होंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, हेंस एयर पासेस थ्रू फेरिंग्स इनटू द विंड पाइप। तो ये आपके फेरिंग से भाई साहब विंड पाइप में जाता है। ठीक है, ये विंड पाइप से कैरी होता है कहां तक, इन दोनों लंग्स में। ठीक है, दीज आर द टू लंग्स फ्रॉम वेयर व्हाट विल हैपन। तो अभी ये विंड पाइप में जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो एयर नोज से गया, नोज में आपको क्या मिला भाई साहब, नोज में आपको मिला नोज हेयर, यू गॉट नोज हेयर एंड म्यूकस। ठीक है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा भाई साहब आपके हार्मफुल पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं। अभी ये किस पे मूव करेगा, नाउ दिस एयर बेसिकली मूव्स इनटू द विंड पाइप। ये भाई साहब मूव करेगा कहां पे, विंड पाइप में। विंड पाइप इज स्वोलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू साउंड बॉक्स। तो यहां पे आपका थोड़ा सा स्वोलन रहता है। विंड पाइप बाइफरकेट्स इन द थोरैक्स। तो ये भाई साहब डिवाइड हो जाएगा, विंड पाइप आपका ऐसा डिवाइड हो जाएगा थोरैक्स कैविटी में। वन ब्रांच एंटर्स द राइट लंग एंड द अदर इनटू द लेफ्ट लंग। तो आपका ये विंड पाइप है,
this is going to divide. तो one will enter the left lung and the other will enter the right lung. ऐसा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये आपका विंड पाइप का ब्रांचिंग हो जाएगा. दिस इज बेसिकली द thorax. Lungs, a lung is present on either side of the heart in the thoracic cavity. ये इतना पार्ट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं thoracic cavity. ये हमारे गले से लेकर वैसा भी चेस्ट का पूरा कैविटी, इसको हम बोलेंगे thoracic cavity. दोनों भी लंग्स आपके कहां पे प्रेजेंट है? thoracic cavity में. तो लंग्स का अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे, ठीक है, आपके बॉडी में भाई साहब लंग्स का लोकेशन क्या है? लंग्स का लोकेशन है आपका thoracic cavity. दिस इज बेसिकली thoracic cavity. लंग्स का लोकेशन है आपका thoracic cavity, ठीक है। मैक्सिमम एरिया ऑफ thoracic cavity इज ऑक्यूपाइड बाय लंग्स एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हार्ट. ज्यादा करके पार्ट आपका, ये हार्ट जो है तो दोनों के बीच में है, ये दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है, ओके। ईच लंग हैज डबल लेयर्ड कवरिंग. तो लंग्स में भाई साहब डबल लेयर कवरिंग होती है. इट्स कॉल्ड द प्लूरा. तो आपका ये देखो समझ लो ऐसा है, एक लंग है ये, ठीक है, इसमें आपका एक डबल लेयर कवरिंग होगा इस तरीके का, और इसको हम बोलेंगे क्या भाई साहब? दिस इज नोन एज द प्लूरा, ठीक है, दिस इज नोन एज द प्लूरा, ओके। लंग्स आर इलास्टिक लाइक स्पॉन्ज. ये इलास्टिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हवा भरती है और फिर निकलता है, हवा भरता है निकलता है. सो दैट इज लाइक इलास्टिक, गुब्बारे की तरह होते हैं ये, ठीक है. दे आर इलास्टिक लाइक स्पॉन्ज. लंग्स आर इलास्टिक लाइक स्पॉन्ज. लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एल्वियोलाई. ये आपके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे, देखो एल्वियोलाई. ये लंग्स में बहुत सारे ऐसे एल्वियोलाई होंगे. ये एल्वियोलाई बेसिकली क्या है? दीज एल्वियोलाई आर बेसिकली व्हाट? एयर सैक्स. एल्वियोलाई बेसिकली आपके क्या है? एयर सैक्स है, छोटे छोटे बलून्स हैं जिसमें भाई साहब एयर भरता है, ठीक है. रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट अराउंड ईच एल्वियोलाई. तो आप अगर देखोगे हर एक एल्वियोलाई के आजू बाजू बहुत सारे कैपिलरीज होंगे. मतलब ये एक एल्वियोलाई, इधर से कैपिलरी जा रहा है, इधर से कैपिलरी जा रहा है, इधर से कैपिलरी जा रहा है. और ये कैपिलरीज क्या होते हैं? कैपिलरीज आर बेसिकली कैरिंग व्हाट? कैपिलरीज आर कैरिंग ब्लड, ठीक है. कैपिलरीज आर बेसिकली कैरिंग ब्लड, ठीक है. वॉल्स ऑफ एल्वियोली कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन. तो बहुत थिन वॉल्स होते हैं ये, मतलब इधर से इधर का जाना और इधर से इधर का आना बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है. सो वॉल्स ऑफ एल्वियोली एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही थिन होते हैं. गैसियस एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस अक्रॉस दीज थिन वॉल्स. तो इन थिन वॉल्स में से आराम से गैसेस पास आउट हो सकते हैं, इतने थिन है ये, ठीक है. वेरी वेरी थिन. इसीलिए भाई साहब एक जैसे आप चाय छाकते हैं ना भाई साहब, वो छाकनी जो होती है बहुत थिन होती है, इसी तरीके का ये मेम्ब्रेन होता है, वेरी थिन, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? अभी देखो ये एल्वियोली में क्या आया है? ऑक्सीजन आया है. तो ये ऑक्सीजन भाई साहब किस में जाएगा? ब्लड में जाएगा. और ब्लड में आपके जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां आएगा. समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, ठीक है. इसको हम बोलेंगे भाई साहब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होगा क्या? ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? फ्रॉम एयर से. ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स इनटू द ब्लड. ब्लड कहां पे भाई साहब? कैपिलरीज में. जो कैपिलरीज में ब्लड होती है, ये कैपिलरीज किसको सराउंड कर रही है? एल्वियोलाई को, ठीक है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड ये किस में एंटर होता है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां पे जाएगा भाई साहब? ये एल्वियोलाई में जाएगा, ठीक है, एल्वियोलाई में जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. Exchange of gases in lungs. Gaseous exchange occurs continuously while blood is circulating around the alveoli. तो ब्लड जो है हमारे लंग्स में सर्कुलेट कर रहा है. ये ब्लड गया है कहां से? हार्ट से. पूरे शरीर में से ब्लड जो होता है पूरे शरीर में जब घूम जाता है तो उसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है भाई साहब, है ना. ब्लड क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन. जब वो पूरे बॉडी में घूमती है, एंटायर बॉडी में, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? सबको ऑक्सीजन दे रही है. तो धीरे धीरे इसका भाई साहब ऑक्सीजन क्या होता जाता है? एकदम कम होता जाता है. और साथ ही साथ वो क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर रही है. तो ऑक्सीजन कम होता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब बढ़ता जाता है. ब्लड वाइल सर्क्यूलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी. while circulating throughout the body. Blood while circulating throughout the body will lose oxygen, ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता जाएगा. ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता जाएगा ब्लड में, ठीक है. ओके, so gaseous exchange occurs continuously while blood is circulating around the alveoli. An iron containing protein hemoglobin is present in the RBC.
तो आपका भाई साहब ब्लड में प्रेजेंट होता है भाई साहब आरबीसी, और इस आरबीसी में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, HB लिखते हैं हम इसको। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन अब्सॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ब्लड जो है, ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाता है, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है। दिस इज नोन एज अ कंपाउंड विच इज नोन एज, दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन भाई साहब धीरे धीरे ऑक्सीजन को बांटते हुए जाता है, ठीक है। जैसे आप ट्रक में देखते हो ना, सामान को अपलोड किया जाता है, फिर वही सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ट्रक में मतलब आप भी समझो ये ब्लड है, ब्लड में हेमोग्लोबिन है, इस हेमोग्लोबिन में हमने ऑक्सीजन को लोड कर दिया है, अभी ये भाई साहब पूरे शरीर में ऑक्सीजन को अनलोड करता हुआ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वेoli, thus oxygen is taken in the blood and carbon dioxide and water vapors are removed from the blood and given out by exhalation। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो आपके ब्रीद आउट में भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर दोनों भी रहेंगे। एक्सहेलेशन इज व्हाट? एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। तो एक्सहेलेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, और इस ब्रीदिंग आउट प्रोसेस में आप क्या ब्रीद आउट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। डायाफ्राम, हमारा यहां पे देखो एक डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम क्या करता है? हमारे थोरैसिक कैविटी को स्टमक से सेपरेट करता है। मतलब हमारा जो लंग्स है उसको भाई साहब, रेस्पिरेटरी सिस्टम को किससे सेपरेट कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, वरना क्या होगा? हवा के साथ भाई साहब खाना भी मिक्स हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग चेंबर्स में अलग अलग चीजें चलनी चाहिए। तो हमारा जो थोरैसिक कैविटी है इसके नीचे होता है एक डायाफ्राम, ये डायाफ्राम ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो डायाफ्राम भाई साहब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ डायाफ्राम एंड दिस डायाफ्राम ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट्स द लंग्स एंड इट एक्सपैंड्स द लंग्स एस्पेशली। जैसे एक्सपैंड होते हैं लंग्स तो फटाक से हवा भरती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हवा निकलती है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ये डायाफ्राम क्या कर रहा है भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तब भाई साहब डायाफ्राम एक्सपैंड हो रहा है। जैसे ही डायाफ्राम एक्सपैंड करेगा चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी, हवा अंदर आएगी, और जैसे हम सांस छोड़ेंगे डायाफ्राम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है। और डायाफ्राम का दूसरा फंक्शन क्या है? सो ऑब्वियसली भाई साहब डायाफ्राम करता क्या है? थोरैसिक कैविटी के एरिया को कम ज्यादा करता है, ठीक है। सो व्हाट डज अ डायाफ्राम डू? डायाफ्राम भाई साहब क्या करता है? डायाफ्राम इट बेसिकली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, it increases or decreases the area of thoracic cavity, the area of thoracic cavity, it increases or decreases the area of thoracic cavity, ठीक है। डायाफ्राम करता क्या है भाई साहब? it increases the area of thoracic cavity, मतलब भाई साहब एरिया इंक्रीज भी हो सकता है और एरिया डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, होगा ही, ठीक है। in each ब्रीदिंग साइकिल, ठीक है, हर एक ब्रीदिंग साइकिल में भाई साहब एरिया आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डायफ्राम इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी इन ईच ब्रीदिंग साइकिल, हर एक ब्रीदिंग साइकिल में भाई साहब आपका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मस्कुलर पार्टीशन, तो ये आपका भाई साहब डायफ्राम है क्या? डायफ्राम इज बेसिकली अ मस्कुलर पार्टीशन, मस्कुलर पार्टीशन है। डायफ्राम इज बेसिकली अ मस्कुलर पार्टीशन, और ये किसको किसको सेपरेट कर रहा है भाई साहब? ये थोरैसिक कैविटी और डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। इट बेसिकली सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों को भाई साहब ये सेपरेट करता है, ठीक है। और ये इंक्रीज करता है वॉल्यूम को और डिक्रीज करता है, ओके। सो अ मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ थोरैसिक केज, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड अ डायफ्राम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। तो आपका भाई साहब थोरैसिक कैविटी हो गया और ये आपका एब्डोमिनल कैविटी हो गया, ठीक है। सो साइमल्टेनियस राइजिंग अप ऑफ रिब्स एंड लोअरिंग ऑफ डायफ्राम, तो भाई साहब लोअरिंग ऑफ डायफ्राम कॉजेज डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ लंग्स, तो आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो गया एयर बाय प्रेशर अंदर आएगा, ठीक है, एयर बाय प्रेशर अंदर। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू द नोज। देखो अभी आप जगे हुए हो, सांस ले रहे हो, जब आप सो रहे हो तब भी सांस ले रहे हो क्या? तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि डायफ्राम भाई साहब वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका देखो डायफ्राम जब भी, ये आपका डायफ्राम है, डायफ्राम का भाई साहब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब ये
एक्सपैंड कर रहा हो, ठीक है, एक्सपैंड कर रहा हो, थोरैसिक कैविटी भाई साहब क्या हो रहा हो, एक्सपैंड कर रहा हो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, प्रेशर ऑफ एयर, तो एयर फ्रॉम आउटसाइड, तो हम यहां पे बोलेंगे भाई साहब एयर फ्रॉम आउटसाइड enters at a high pressure, air from outside enters at a high pressure। तो भाई साहब बहुत हाई प्रेशर में एयर जो है तो बाहर से आता है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इनहेलेशन, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो नाउ द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी इज मोर देन द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड। तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, ये थोरैसिक कैविटी में, ये थोरैसिक कैविटी है भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, एयर फ्रॉम इनसाइड थोरैसिक कैविटी, एयर फ्रॉम इनसाइड गोस आउटसाइड, और इसी दौरान भाई साहब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, इस दौरान भाई साहब आपका ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ठीक है। That is how it is. So due to this, air moves into the lungs through the nose. When the ribs return to their original position and the diaphragm rises up, pressure on the lungs increases. Due to this, air moves out from it through the nose. Continuous upward and downward movement of diaphragm is necessary to bring about the breathing. तो continuous upward and downward movement जरूरी है diaphragm का, ठीक है, to bring about breathing, इस breathing के लिए। Are we clear on this one people? ठीक है। ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे भाई साहब, सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना हुआ है भाई साहब, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से बना हुआ है, हमारे ब्लड से, हार्ट से, आर्टरीज, वीन्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा भाई साहब आपका ब्लड, ऑब्वियसली हार्ट, देन आपके आ जाएंगे भाई साहब आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज, वीन्स, ठीक है, फिर आएंगे आपके भाई साहब कैपिलरीज, ये सब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। ये आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज आर कलेक्टिवली नोन एज ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये सब आपका भाई साहब सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। हमारे शरीर में ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कौन सा है भाई साहब, ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं भाई साहब, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड। पहला हो गया भाई साहब आपका वाटर, देन वी हैव हार्मोन्स, वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन। तो हार्ट, द स्ट्रक्चर एज इन फंक्शंस, हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द सेंटर। तो आपके थोरैसिक केज के ऑलमोस्ट सेंटर में हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका थोरैसिक केज, और इसके एकदम सेंटर में आपका हार्ट प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स, तो ये रिब्स के पीछे प्रेजेंट है, रिब्स है यहाँ पे और इसके पीछे, बिटवीन द टू लंग्स एंड स्लाइटली इंक्लाइंड ऑन द लेफ्ट साइड। थोड़ा सा भाई साहब इसका लेफ्ट साइड की तरफ इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। साइज, अगर जैसे मैंने आपको बताया, आपके खुद का फिस्ट का जितना साइज होता है मुट्ठी का, उतना ही आपके हार्ट का साइज होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। इट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन मतलब देखो ये वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है डबल लेयर्ड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ड्यू टू व्हिच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। तो ये एक मेम्ब्रेन है हार्ट का और उसके बीच में एक और मेम्ब्रेन है और इसके बीच में एक फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या करता है भाई साहब, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम
फ्रिक्शंस एंड मैकेनिकल शॉक्स। तो आप गिर गए, हार्ट एक बहुत ही सॉफ्ट चीज है, मस्कुलर चीज है, ठीक है, अगर वो डैमेज हो गया तो इंसान मर जाएगा, है ना। तो इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक्स। आप गिर गए चलते हुए या धड़ाम से कुछ एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, इससे आपके हार्ट को कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जैसे आपने हेलमेट देखा है, राइट, अगर आपने हेलमेट देखा रहेगा तो हेलमेट में कैसा होता है, यहाँ पे एक सॉफ्ट कुशन सा रहता है कि नहीं, ताकि जो भी मैकेनिकल शॉक्स हो उसको अब्जॉर्ब कर पाए। अगर इंसान गिरता है और उसके सर पे हेलमेट रहता है तो जो भी मैकेनिकल शॉक्स होंगे उसको अब्जॉर्ब कर पाए, है ना, ताकि उसके सर में डैमेज ना हो। यहाँ पे आपका हार्ट में भी देखो, ये एक फ्लूइड फिल होता है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये मैकेनिकल शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि भाई साहब हार्ट में ज्यादा डैमेज ना हो। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स। तो मस्कुलर ऑर्गन है भाई साहब, तो कोई किस टाइप का मसल्स है यहाँ पे भाई साहब, कार्डियक मसल्स। कोई भी जहां पे भी आपको ये शब्द दिखता है कार्डियक, इसका मतलब इट विल बी रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। आपने देखा है जिम में कार्डियो बोलते हैं हम, है ना, कार्डियो मतलब क्या होता है भाई साहब, जो वो चलते हैं ना भाई साहब, ठीक है। तो ये सारे मशीन्स को हम कार्डियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीज आर स्पेशली मेंट फॉर द हार्ट, ठीक है, आपके हार्ट के रेट को बढ़ाने के लिए है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे कार्डियक एम्बुलेंस, मतलब वो एम्बुलेंस में आप किसी हार्ट पेशेंट को ले जा सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको जो केयर मिलना चाहिए वो उस कार्डियक एम्बुलेंस में मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ कार्डियक एम्बुलेंस, ठीक है। ओके, सो कार्डियक एनीथिंग, कहीं भी अगर ये शब्द आप इनकाउंटर करते हैं कार्डियक, इट मींस बेसिकली समथिंग को रिलेटेड टू हार्ट। Human heart is a muscular organ. It is made up of involuntary cardiac muscles. They contract and relax with a definite rhythm. तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स होते हैं विद अ डेफिनेट रिदम। तो कंटिन्यूअस आपका ह्यूमन हार्ट का भाई साहब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बीटिंग ऑफ द हार्ट, इसको हम हार्ट बीटिंग बोलते हैं। प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है, किसी चीज के लिए आपका दिल नहीं धड़कता है। तो ये जो फालतू वाले गाने लिखे हुए हैं ना, मेरा दिल तुमको देख के धड़क रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपका हार्ट बीट आपके एंजाइटी लेवल से कनेक्टेड है, ठीक है। कभी कभी अगर एंजाइटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हार्ट ज्यादा जोर से बीट होता है। आप भाई साहब सुषमा पाटिल ग्राउंड का एक दौड़ के चक्कर लगाएंगे, विल योर हार्ट बीट इंक्रीज? इट विल। व्हाई हैज योर हार्ट बीट इंक्रीज? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो उस एनर्जी को पूरा करने का तरीका क्या है? आपका बॉडी में ज्यादा रेस्पिरेशन हो, ज्यादा रेस्पिरेशन हो मतलब ज्यादा ब्लड जाए, क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, ठीक है। ये ब्लड तमाम सेल्स में पहुंचेगा तभी तो एनर्जी ज्यादा बनेगी, ठीक है। इसीलिए आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है व्हेन यू आर अंडर हेवी एक्सरसाइज, ठीक है। व्हेन यू आर प्लेइंग सम अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स देन योर हार्ट बीट विल नेचुरली इंक्रीज, क्योंकि नाउ योर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। वेयर विल दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बी मैन्युफैक्चर्ड? आपको मालूम है कि एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का एक ही प्रोसेस है, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होता है और फूड को जलाता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और बाय बर्निंग ऑफ फूड। और इस ऑक्सीजन को हर सेल तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। और ब्लड कैसे पहुंचता है? क्योंकि हमारा हार्ट एक पंप की तरह है, ये हार्ट ऐसे पंप हो रहा है और ये ब्लड भाई साहब पूरे शरीर में पहुंच रहा है। तो अगर अचानक भयानक में आपके बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे पूरा होगा भाई साहब? ब्लड में से जाएगा। और ब्लड कैसे जाएगा? आपका पंपिंग बढ़ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे, आप अगर गाड़ी ज्यादा स्पीड में चलाते हो तो आपके गाड़ी में तेल ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई साहब स्पीड बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी बर्न आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स, ईच ऑफ दिस कंपार्टमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू चेंबर्स, thus in all heart consists of 4 chambers. Upper chambers are called atria and lower chambers are called ventricles. देखो ये आपका हार्ट है, ठीक है। देखो ये आपका लेफ्ट चेंबर है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट चेंबर है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो दिस, सॉरी, ये आपका राइट वेंट्रिकल। हम जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं बायोलॉजी में तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब अपन ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है। मतलब मेरा हार्ट ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, मेरा हार्ट ऐसे ड्रॉ होगा, समझ में आ रहा है ये? तो राइट लेफ्ट कैसे समझेंगे आप? तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो आपके राइट की तरफ आ रहा है। अभी आप देखो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट क्या है? ये। और लेफ्ट क्या है? ये। लेकिन जब मैं बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाता हूं, ठीक है, व्हेन वी बेसिकली मेक डायग्राम्स इन बायोलॉजी देन यू मेक इट एज इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी मेरा राइट कौन सा है? ये। और लेफ्ट कौन सा है? ये, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी लेबलिंग होगी।
तो हार्ट में देखो, ये एक चेंबर, ऊपर का चेंबर, ये एक नीचे का चेंबर, ये एक ऊपर का चेंबर, ये एक नीचे का चेंबर, ये किस तरफ है? राइट की तरफ है। नीचे के चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो लोअर चेंबर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। आपके जो लोअर चेंबर्स होते हैं, लोअर चेंबर्स इन द हार्ट, लोअर चेंबर्स इन द हार्ट आर known as ventricles, are known as ventricles, ठीक है। lower chambers in the heart are known as ventricles। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? right ventricle। this one बच्चा पार्टी will be what? right ventricle and this one will be what? left ventricle। right और left का कैसे डिसीजन लेना है समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं देखेंगे, this is not the way, this is the way, ठीक है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो आपकी लेबलिंग गलत हो जाएगी। आप ऐसे देखेंगे कि हार्ट आप अगर अपना बना रहे हैं तो ऐसे यू आर फेसिंग दिस वे, ठीक है। तो आपका ये वाला हो गया राइट, ये वाला हो गया आपका लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली अपर चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स, ठीक है। सो अपर चेंबर्स इन द हार्ट, अपर चेंबर्स इन द हार्ट, इन द हार्ट आर known as auricles। upper chambers in the heart are known as auricles। तो अपर चेंबर्स को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ऑरिकल्स। अगर ये भाई साहब हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, तो ये वाला क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल। और सिमिलरली अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। सो दीज आर ऑरिकल्स। ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। नीचे वाले चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो हार्ट के भाई साहब कितने चेंबर्स हो गए? कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं आप? 4, ठीक है। 4 चेंबर्स, देयर आर 4 चेंबर्स टू आवर हार्ट। समझ में आ रहा है ये? इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स, ठीक है, बाय अ वर्टिकल पार्टीशन। ईच ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 चेंबर्स। तो पहला तो लेफ्ट कंपार्टमेंट, राइट कंपार्टमेंट। अभी इसमें भी भाई साहब डिवीजन। तो ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। Thus in all heart consists of 4 chambers। तो भाई साहब 4 चेंबर्स हैं आपके हार्ट के, ठीक है। अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया। एट्रिया आपका प्लूरल है, देखो, और एट्रिया प्लूरल फॉर्म है। एट्रिया आपका भाई साहब प्लूरल है। सो दिस इज एट्रिया, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। दिस इज प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एट्रियम आपका सिंगुलर फॉर्म है। एट्रियम, दिस इज सिंगुलर फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब? आपका अपर चेंबर्स को हम, अपर चेंबर्स को, अपर चेंबर्स आर नोन एज ऑरिकल्स। अपर चेंबर्स आर नोन एज ऑरिकल एंड लोअर चेंबर्स, लोअर चेंबर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। लोअर चेंबर्स को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये ऑरिकल्स को हम भाई साहब एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, एट्रियम भी बोलते हैं। लोअर चेंबर्स को हम बोलेंगे भाई साहब वेंट्रिकल्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम, ठीक है। अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया और एट्रियम एंड लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। लोअर चेंबर्स को भाई साहब वेंट्रिकल्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब ब्लड वेसल्स की। व्हाट आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? देखो, एक में से आपका खून जाता है, ठीक है। एक जो आपका आर्टरीज होते हैं, ये आर्टरीज क्या कर रहे हैं भाई साहब? दे कैरी फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है, टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब जो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट बहुत हाई होता है, वो कहां से जाता है भाई साहब? आर्टरीज से। तो ये आर्टरीज में हार्ट ने से पंप किया और ये ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है। दिस ब्लड बेसिकली फ्लोज एंड एंटर्स, ओके। वीन्स क्या होते हैं भाई साहब? वीन्स दे कैरी, वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood. Veins carry deoxygenated blood from various parts of the body, from various parts of the body to the heart, various parts of the body to the heart, ठीक है। तो veins carry deoxygenated blood from various parts of the body to the heart. तो what are veins people?
veins are basically vessels that carry blood towards the heart from various parts of the body. ठीक है, all veins except the one carrying blood from the lungs transport deoxygenated blood. Most of the veins are superficially located in the body. तो आप भाई साहब देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके veins हैं. आर्टरीज बहुत अंदर होती हैं. ठीक है, क्यों अंदर होती हैं? क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और आर्टरीज अगर कट गई ना भाई साहब, तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, इंसान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर में ब्लड निकल रहा है और सारा ब्लड भाई साहब बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. तुमको हर समय नींद आती है, दोपहर में बुलाओ तब भी नींद आती है, अभी बुलाओ तब भी नींद आती है, ऑलवेज ऑन स्लीपिंग मोड. Most of the veins are superficially located in the body. Their walls are thin and they are provided with walls. Walls क्या होते हैं? देखो, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे वॉल होगा. वॉल मतलब समझते हो, ये ब्लड गया, अभी ब्लड रिटर्न भी तो आ सकता है ना, तो ऐसे क्लोज हो जाएगा. जैसे ही गया, गेट क्लोज, आगे गया खुला, गेट क्लोज, आगे गया खुला, गेट क्लोज. ऐसे समझ लो एक आर्टरी है. ठीक है, ये एक आर्टरी है, ब्लड आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, जैसे ये गेट खुला तो बंद, अभी इस पोर्शन में आया, गेट खुला बंद, मतलब बैक फ्लो ना हो जाए. ठीक है, ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, इसीलिए आपके आर्टरीज में ऐसे वॉल्व्स होते हैं. सो दीज वॉल्व्स बेसिकली डू व्हाट? वॉल्व्स आपके क्या करेंगे? दे विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. वॉल्व्स विल प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, क्लियरम पेपरम. ठीक है, हाँ, ये वाला